कहीं हम भूल ना जाए, इस अभियान के अंतर्गत आज हम लोग आपके लिए बहुजन मूवमेंट इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हैं अन्ना भाऊ साठे इनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में अन्ना भाऊ साठे इनका जीवन और कार्य इस विषय पर जानकारी। अन्ना भाऊ साठे इनका नाम तुकाराम भाऊराव साठे। इनका जन्म 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र प्रदेश के सांगली जिला यहाँ पर वाटे गांव में हुआ था। और इनकी जो शिक्षा है वह 1.5 दिन की शिक्षा इन्होंने ली थी। एक दिन वो स्कूल में गए, दूसरे दिन भी स्कूल में गए, पर क्योंकि उस समय में जातिवाद काफ़ी अपनी चरम पर था, इसलिए जातिवाद के आधार पर, क्योंकि वे मातंग समाज से थे, मातंग जाति से थे, और यह शेड्यूल कास्ट की मतलब उस समय के अस्पृश्य कही जाने वाली जाति थी, तो इस वजह से जो उनके टीचर थे उन्होंने उन्हें काफ़ी मारा, और इस वजह से फिर वे आदि स्कूल से फिर भाग गए और उसके बाद वे स्कूल में दोबारा नहीं गए। उनकी जो पहचान है, आज हम उन्हें जो पहचानते हैं तो उपन्यास लेखक, कवि, शायर, उसी तरह से फिल्म कहानी के लेखक, इस तरह से उनकी पहचान है। उन्हें समाज सुधारक की तरह, सोशल रिफॉर्मर की तरह देखा जाता है साथियों, और इनका काफ़ी कार्य रहा है। उन्होंने काफ़ी सारे उपन्यास लिखे हैं, काफ़ी कथा संग्रह लिखे हैं, तो इस तरह की उनकी पहचान है। सवाल यह उठता है कि जो व्यक्ति 1.5 दिन सिर्फ स्कूल में गया तो उसने साहित्यिक की उपाधि उसे मिलना, यह बहुत बड़ा इस देश में उनका अचीवमेंट हम लोग कह सकते हैं। सन 1931 में, क्योंकि उस समय में सूखा पड़ा था, तो सांगली से वे स्थलांतरित हुए मुंबई के लिए। तो सांगली से मुंबई का जो अंतर है, उन्होंने पैदल ही पद यात्रा के माध्यम से यह अंतर निकाला, और यह कार्य में उनको वहाँ पहुँचने में 6 महीने लग गए। तो सांगली से बम्बई तक का उनका 6 माह का सफ़र, पैदल सफ़र, ये उनका एक अलग ही अनुभव उनके जीवन का रहा। बम्बई पहुंचने के बाद अन्ना भाऊ साठे वहाँ काम ढूंढने लगे, और जो भी हाथ में उनके काम मिलता, कभी जूते पॉलिश करने का और कभी लेबर वर्क उन्होंने किया। बाद में कुछ समय के बाद उन्हें एक मिल में नौकरी मिली, और मिल मजूर का काम अन्ना भाऊ साठे यह करने लगे। साथ ही वे फिर उनका शिक्षा में रुचि बढ़ी और वे पढ़ने लिखने भी लग गए। और इस दौरान उन्होंने, उनके दिमाग में जो कुछ कल्पना आई, जो कुछ अनुभव आए, जो कुछ समाज में वो सारी चीज़ें देखते थे, उससे उनका मन जो विचलित होता था और मन में जो सवाल उठते थे, जो ख्याल आते थे, फिर इन ख्यालों को, इन सवालों को वे फिर लिखने लगे। और इसी तरह से अन्ना भाऊ साठे यह लेखक बने, यह हमें नज़र आता है। साथियों, अन्ना भाऊ साठे 16 अगस्त 1947 को, जबकि 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद हुआ, तो यह जो आज़ादी है, तो इसके विरुद्ध में अन्ना भाऊ साठे इन्होंने बम्बई में एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला, और उस मोर्चा में नारा दिया गया, यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। तो अन्ना भाऊ साठे को वो आज़ादी नहीं लग रही थी, क्योंकि अंग्रेजों के चले जाने से इस देश में जो गुलाम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, तो उन गरीबों की समस्या नहीं छूटेगी, और इसीलिए यह आज़ादी झूठी है, यह बात उनके दिमाग में आई, और वो उन्होंने सरकार के समक्ष उस समय में रखी, ताकि सरकार इस ओर ध्यान दे और असली आज़ादी की ओर अपने कदम बढ़ाए। इस देश का जो गरीब है, इस देश का जो अशिक्षित वर्ग है, इस देश का जो निचली जाति का व्यक्ति है, तो उन्हें भी उनकी गुलामी से आज़ादी सरकार दिलाए। शायद ऐसा अन्ना भाऊ साठे के दिमाग में उस समय में आया होगा। तो साथियों, अन्ना भाऊ साठे सन 1940 से ही कम्युनिस्ट विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि वे मिल मजदूर थे, और उस समय में पूरी दुनिया में एक क्रांति की लहर रशिया से उठी थी, और रशिया में क्योंकि कम्युनिस्टों की सरकार आ गई थी, जो शोषित वर्ग कहा जाता है, कार्ल मार्क्स द्वारा जो कहा गया कि दुनिया में
पूंजीवादी जो है वो शोषण करते हैं और मजदूरों का शोषण होता है, तो मजदूर ये शोषित वर्ग है। तो शोषितों की सत्ता आने से पूरे दुनिया में जो मजदूर वर्ग था उसमें एक लहर आ गई, उसमें एक चेतना आ गई और हर देश में ये जो मजदूर लोग हैं ये संगठित होने लगे और कम्युनिज्म के झंडे के तले ये लोग संगठित होकर संघर्ष करके अपने आप को गुलामी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे थे। ऐसी उनकी एक सोच बनी थी। तो अन्नाभाऊ साठे भी क्योंकि मजदूर थे, मिल मजदूर थे, तो वे भी इस प्रभाव में आ गए और कम्युनिस्टों के साथ में मिलकर फिर इनके अंदर में जो गुण था, जो लिखन का गुण था इनके अंदर में, ये तमाशा भी लिखते थे, पवाड़े भी लिखते थे। तो फिर उस समय में तमाशा जो मनोरंजन का साधन था, तो तमाशा को अन्नाभाऊ साठे इन्होंने उनकी मूवमेंट को मजबूत करने के लिए तमाशे लिखे, लेकिन जन जागृति करने वाले तमाशे अन्नाभाऊ साठे इन्होंने लिखे और मनोरंजन को उन्होंने उस साधन को हथियार की तरह अपनी मूवमेंट को मजबूत करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। साथियों, अन्नाभाऊ साठे एक उस समय में पथनाट्य जो काफी प्रसिद्ध था कम्युनिस्टों का, तो लाल बावटा नाम से एक मराठी में उनका पथनाट्य होता था, जो काफी क्रांतिकारी विचार उस समय में कम्युनिस्टों के रखे जाते थे। जो कुछ शासक है वो किस तरह से शोषण करता है यह बात उसमें रखी जाती थी। काफी समय तक ये काफी प्रसिद्ध हुआ था ये पथनाट्य। कुछ समय के बाद सरकार ने इस पर बंदी लगा दी। जो लाल बावटा है उसके सक्रिय सदस्य भी अन्नाभाऊ साठे रहे हैं। उसी के साथ इप्टा नाम से इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सांस्कृतिक शाखा थी, कल्चरल विंग था, तो उसके भी वे सक्रिय सदस्य थे इप्टा के अन्नाभाऊ साठे। और इसी के साथ उन्होंने जो कुछ लिखान किया, तो मराठी में उनका ज़्यादातर लिखान हुआ, जो बाद में कुछ साहित्य अन्य भाषाओं में भाषांतरित भी किया गया है। तो जो प्रमुख उनका लिखान है उसमें 13 कथा संग्रह, 3 नाटक, 14 तमाशा, 33 कादंबरी, 10 प्रसिद्ध पोवाड़े और एक यात्रा की कहानी यानी प्रवास वर्णन, जो कथा संग्रह अन्नाभाऊ साठे द्वारा लिखा गया है। तो उनके नाम भी मैं यहाँ इस अवसर पर आपको बताना चाहूँगा। कथा संग्रह में पहले नंबर का जो कथा संग्रह है वो वारवाधा कंजारी यह नाम था। दूसरा है चिराग नगरीची भूत, निखारा, नवती, पिसाळलेला माणूस, आबी, फरारी, भानामती, लाडी, कृष्णा काठच्या कथा, खुळवाडी, गजाळ, गुरहाड़, ये ऐसे 13 कथा संग्रह उनके द्वारा लिखे गए। उसके बाद नाटक, तो एक नाटक है इनामदार, दूसरा नाटक है पेंग्याचं लगीन और तीसरा नाटक है सुल्तान। उसके बाद में तमाशा जो उन्होंने लिखे हैं, तो उसके जो टाइटल है वो इस प्रकार से है। एक है अकलेची गोष्ट, खापऱ्या चोर, कलंत्री, बिलंदर बुहवे, बेकायदेशीर, शेटजीचं इलेक्शन, पुढारी मिळाला, मूक मिरवणूक, माझी मुंबई, देशभक्त घोटाळे, दुष्काळात 13वा, निवडणुकीतील घोटाळे, लोकमंत्र्याचा दौरा, पेंग्याचे लगीन। फिर कादंबरी जो है तो 33 कादंबरी उनके द्वारा लिखी गई है, जिसमें है आग, आघात, अहंकार, अग्निदिव्य, कुरूप, चित्रा, फुलपाखरू, वारणेच्या खोऱ्यात, रत्ना, रानबोका, रूपा, संघर्ष, तास, गुलाम, डोळे मोळीत राधा चाले, ठासलेल्या बंदुका, जिवंत काडतूस, चंदन, मूर्ती, मंगला, मथुरा, मास्तर, चिखलातील कमळ, अलगूज, रानगंगा, माकडीचा माळचे कनीस, वैजंता, धुंद रानफुलाचा, आवळी, वारणेचा वाघ, फकीरा और वैर। फकीरा यह काफ़ी प्रसिद्ध कादंबरी उनके द्वारा लिखी गई है,
जिस पर हिंदी में एक फिल्म भी बनी है फकीरा नाम से ही, और वो भी काफ़ी हिट फिल्म हुई है। और विशेष बात यह है कि फकीरा ये जो उनकी कादंबरी है ये उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर इनको समर्पित की है। उनके जो प्रसिद्ध पोवाड़े हैं तो उनके नाम है नानकिंग नगरापुढे, स्टॅलिनग्राडचा पोवाडा, बर्लिनचा पोवाडा, बंगालची हाक, पंजाब दिल्लीचा दंगा, तेलंगणाचा संग्राम, महाराष्ट्राची परंपरा, अमळनेरचा अमर हुतात्मा, मुंबईचा कामगार, काळ्या बाजाराचा पोवाड़ा। तो इस तरह से पोवाड़े उनके द्वारा लिखे गए हैं साथियों। इसके साथ ही अन्ना भाऊ साठे इनके द्वारा जो कादंबरी और कथा संग्रह वगैरह लिखे गए हैं तो उसमें से कुछ कादंबरी पर, कथा संग्रह पर मराठी फिल्में भी बनी हैं, तो उनके भी नाम मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा। उनकी एक कादंबरी थी वैजयंता, जिस पर वैजयंता नाम से ही सन 1961 में एक मराठी फिल्म बनी। फिर एक कादंबरी का नाम था आवळी, तो आवळी इस पर टिळा लावते मी रक्ताचा इस नाम से 1969 में एक मराठी फिल्म बनी। माकडीचा माळ इस नाम से एक कादंबरी थी, जिसके ऊपर डोंगराची मैना इस नाम से 1969 में एक मराठी फिल्म बनी। उसके बाद चिखलातील कमळ यह जो कादंबरी थी इस पर आधारित मुरली मल्हारी रायाची इस नाम से 1961 में एक मराठी पिक्चर बनी। फिर वारणेचा वाघ इस नाम की कादंबरी पर वारणेचा वाघ इस नाम से 1970 में एक फिल्म बनी। उसके बाद अलगूज इस नाम की जो कादंबरी है इस पर आधारित अशी ही सातारेची तऱ्हा इस नाम से 1974 में एक मराठी फिल्म बनी। और फकीरा नाम की जो एक कादंबरी है उसी नाम से, फकीरा नाम से एक हिंदी फिल्म बनी है। इसी के साथ मराठी में उनकी एक लावणी जिसे कहा जाता है, वो भी एक गीत का प्रकार है, वह काफ़ी प्रचलित हुई, जिसके बोल थे माझी मैना गावाकडे राहिली, माझ्या जीवाची होती या कायली, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। और उसे काफ़ी पुरस्कार वगैरह भी महाराष्ट्र में मिले हैं। कुछ कादंबरी को भी पुरस्कार मिले, फकीरा को भी पुरस्कार वगैरह महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से मिले हैं। अन्ना भाऊ साठे द्वारा जितना भी लिखन किया गया है तो यह सारा साहित्य सामाजिक शोषण की वास्तविकता को दर्शाता था। और इसमें जितने भी पात्र थे, जो नायक थे, तो उनको संघर्ष करता हुआ दिखाया गया है व्यवस्था के खिलाफ। काफ़ी उनके साहित्य में ये अपने को देखने को मिल सकता है। तो वो इंस्पायर था सामाजिक वास्तविकता से, ये चीज़ हमने नहीं भूलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा है कि कम्युनिस्ट विचारधारा से वे आखिर तक प्रभावित रहे और कम्युनिस्ट विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की है। लेकिन जिंदगी के आखिर में उनको समझ में आ गया कि कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो शोषण को आर्थिक आधार पर मानती है, लेकिन भारत की वास्तविकता कुछ और है। भारत में जो शोषण का आधार है यह जाति का आधार है, और जाति के आधार पर ही फिर आर्थिक शोषण भी होता है। यह बात अन्ना भाऊ साठे को अपने जीवन के अंत के कुछ वर्षों में ध्यान में आई, और फिर उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को अपना गुरु माना और उस दिशा में उन्होंने चलना शुरू कर दिया। बाबा साहब आम्बेडकर के कार्य से वे प्रभावित हो गए। हो सकता है कि ये जो वास्तविकता है कम्युनिस्टों की, तो ये बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा जो लिखी गई किताब है बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स, इसके पढ़ने से हो सकता है वे प्रभावित हुए हो और वास्तव उनके सामने आया हो, या फिर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा जो कम्युनिस्टों के बारे में जो विचार कहे गए हैं, जो अभी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, तो हो सकता है कि यह विचार सुनकर फिर वास्तविकता अन्ना भाऊ साठे के सामने आई हो, जो विचार मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ। साथियों, अभी मैं जो जानकारी आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ यह
सोहनलाल शास्त्री जी, इनकी किताब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में 25 वर्ष यहाँ से ली गई है। तो यह जानकारी उन्हीं शब्दों में, जिन शब्दों में किताब में छपी है, वह मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे पढ़ रहा हूँ। सोहनलाल शास्त्री कहते हैं, मैंने एक बार बाबा साहब से पूछा, बातचीत करते हुए कम्युनिस्टों के बारे में पूछा कि उनका नारा या जय घोष गरीबी हटाना है, देश की संपत्ति को राज्य की संपत्ति बनाकर सबको उसका भागीदार बनाना है। अतः अगर हम उनके साथ मिल जाए तो हमें लाभ ही लाभ है, क्योंकि हम गरीब हैं। यह पार्टी गरीबी दूर करने के लिए कटिबद्ध है। बाबा साहब ने कहा कि मैं गरीबी में जीते रहने का कभी भी पक्षपाती नहीं हूँ, किंतु भारतीय कम्युनिस्टों से हमारी भलाई नहीं हो सकती। सबसे प्रथम बात तो यह है कि इस पार्टी के नेतागण ब्राह्मण अथवा सवर्ण हिंदू है। वह वर्ण व्यवस्था की आलोचना नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो केवल आर्थिक क्रांति ही करनी है। मैंने कम्युनिज्म पर इतने ग्रंथ पढ़े हैं और उन पर इतना मनन किया है कि किसी भी कम्युनिस्ट नेता ने इतना ना ही पढ़ा और ना ही सोचा होगा। मेरे विचार में यदि कार्ल मार्क्स भारत में पैदा होता और उसे अपना प्रसिद्ध ग्रंथ दास कैपिटल भारत में बैठकर लिखना पड़ता, तो वह उसे दूसरे ढंग पर ही लिखता। इस देश में सामाजिक अनेकता है। यह देश 4 वर्णों, उनकी संतान हजारों जातियों में बटा हुआ है। प्रत्येक जाति दूसरी जाति से अलग अलग कटी पड़ी है। एक जाति को दूसरी जाति से नफरत है। यह देश जात पाति की ऊंच नीच का शिकार है। अपनी दरिद्रता की अपेक्षा इस देश के निवासियों को अपनी जाति की सुरक्षा का अधिक ध्यान है। यहाँ का कम्युनिस्ट भी अपनी जन्म जाति के वशीभूत है, इसलिए इस देश में रूस या चीन की भांति कभी क्रांति नहीं ला जा सकती। केवल पेट भर रोटी मिल जाने से ही मनुष्य की संतुष्टि नहीं हो जाती। उन्हें सामाजिक एकता और समता भी चाहिए। कम्युनिस्ट नेता उस ओर ध्यान नहीं देते। उनकी मान्यता है कि आर्थिक एकता मिल जाने पर सामाजिक एकता अपने आप आ जाएगी। उनका यह मंतव्य गलत है। इस देश में एक लखपति, चमार, कुम्हार अथवा कोई अन्य शूद्र वर्ग का व्यक्ति आर्थिक तौर पर बलशाली होने पर भी एक भूखे नंगे ब्राह्मण बनिए की दृष्टि में नीच ही है। कम्युनिस्ट नेताओं की बहुसंख्या कथित ब्राह्मणों या सवर्णों की है। वह इस समस्या पर विचार ही नहीं करते, क्योंकि उनका सामाजिक स्तर दूसरे लोगों से ऊंचा माना गया है। बीमारी की असली जड़ में भारतीय लोगों की सामाजिक विषमता है। एक दरिद्र ब्राह्मण इस बात पर प्रसन्न है कि वह धनी बनिए से जन्म से तो उच्च है, भले ही वह गरीब है। यह भावना भारत के समस्त वर्णों और जातियों में काम कर रही है, किंतु शोक से कहना पड़ता है कि इन कम्युनिस्ट नेताओं ने इस तथ्य पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। यह वर्ण व्यवस्था और जाति पाति ऊंच नीच के दुर्ग पर तो गोलाबारी नहीं करते, केवल दौलत का बंटवारा करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप को पसंद नहीं करता। तानाशाही में सामान्य जनता का बौद्धिक विकास रुक जाता है। उन्हें खाने के लिए रोटी और रहने के लिए मकान भी मिल सकता है, किंतु जनसाधारण को स्वतंत्र सोचने, समझने और उसकी अभिव्यक्ति करने पर कड़ा बंधन लग जाता है। मानव का बौद्धिक विकास जो नैसर्गिक है वह रुक जाता है। किसी तोते को जंगल की खुली हवा या स्वतंत्र संसार से पकड़कर पिंजरे में बंद करके उसे बादामों की गिरी खिलाने की अपेक्षा उसे स्वाधीनतापूर्वक खट्टे मीठे जंगली फल खाना अच्छा लगता है। कम्युनिस्ट देशों में कोई भी व्यक्ति ऐसा स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकता जो साम्यवाद किसी नेता के विरुद्ध या उसकी आलोचना करने वाला हो। मैं ऐसी व्यवस्था में जी नहीं सकता। रोटी खाकर जीना ही मनुष्य का चरम लक्ष्य नहीं है। मैं पिक फिलॉसफी में विश्वास नहीं रखता कि खाओ पियो और पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्त करके मर जाओ। मैं मानव प्राणी को मननशील अर्थात समझने वाला प्राणी समझता हूँ। गरीबी और अमीरी के भेद को मैं प्रजातांत्रिक ढंग से दूर करना चाहता हूँ।
संसार की सबसे बेहतर राज पद्धति प्रजातांत्रिक प्रणाली है। मेरा इसलिए ही कम्युनिस्टों में यह बड़ा भारी मतभेद है। मैं विचारों की स्वतंत्रता को मानवता के लिए रोटी से भी अधिक महत्व देता हूँ। इसके बाद सोहनलाल शास्त्री कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि विचारों की स्वाधीनता से भूख नहीं मिट सकती। हम लोग दरिद्र हैं। यदि ऐसी साम्यवादी सरकार कायम हो जाए जहां सारी संपत्ति सरकार की हो जाए और हर नागरिक को ऐसी राष्ट्रीय संपत्ति में भागीदार बना दे तथा प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले, बेरोजगारी दूर हो जाए, ऐसा होने से हमारे लोगों का उद्धार हो सकता है, क्योंकि हमारे लोग ही अधिकतर गरीबी का शिकार है। तो बाबा साहब बोले कि अगर कल कम्युनिस्ट भारत में अपनी राज्य सत्ता स्थापित कर लेते हैं तो उन्हें भी अपना शासन चलाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। यह ध्यान दीजिए साथियों, बाबा साहब बहुत ही गहन बात, चिंतन वाली बात यहाँ रखने जा रहे हैं। पहली आवश्यकता शासन चलाने वाली मशीनरी की अर्थात सिविल अफसरों की, दूसरी आवश्यकता होगी सेना की और तीसरी आवश्यकता होगी श्रम की अथवा श्रमिकों की। इस समय कांग्रेस में जो प्रशासन अधिकारी है, कम्युनिस्ट शासन होने पर उनसे पूछा जाएगा कि तुम सरकारी काम चलाने में अभ्यस्त हो, क्या तुम कम्युनिस्टों की नीति अनुसार सरकारी सेवाएं करने के लिए तैयार हो? उनका स्पष्ट उत्तर होगा कि हमने अंग्रेजों की हुकूमत में, अंग्रेजी शासन में श्रद्धा और सच्ची निष्ठापूर्ण एवं योग्यतापूर्ण काम किया था। तत्पश्चात कांग्रेस राज्य में कांग्रेस की नीति अनुसार काम किया है। अब तुम्हारी कम्युनिस्ट नीति अनुसार सरकारी प्रशासन चलाएंगे। कम्युनिस्ट सरकार इन अभ्यस्त प्रशासनाधिकारियों से अपना शासन नीति अनुसार काम लेने के लिए और ऐसे प्रशासन अधिकारी काम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब दूसरी श्रेणी में फौजी या सैनिक सेवाएं आएगी। उनसे भी कम्युनिस्ट सरकार ऐसा ही प्रश्न पूछेगी और उनका भी उत्तर वही होगा जो प्रशासनाधिकारियों का है। कम्युनिस्ट सरकार इन सैनिकों तथा सैनिकाधारियों को का भी स्वीकार कर लेगी। इस समय सरकारी प्रशासनाधिकारी और सेनाधिकारी तथा सेना का सारा संगठन सवर्ण हिंदुओं का ही है। वही सवर्ण हिंदू जैसे अंग्रेज राज में बने रहे, तत्पश्चात कांग्रेस राज में जमे रहे, वैसे ही वही प्रशासनाधिकारी अब कम्युनिस्ट राज में सत्ता संपन्न रहेंगे। भारत की अछूत जनजातियां तथा पिछड़ा वर्ग शूद्र जैसे आज न तो प्रशासन अधिकारी है और ना ही सेनाधिकारी, कल कम्युनिस्ट राज में भी उनका दखल नहीं होगा। अब आइए तीसरी श्रेणी, जिसे श्रमिक श्रेणी कहा जाता है और जिसमें कृषक तथा सब प्रकार के परिश्रमी मजदूर आते हैं। इन्हीं श्रेणियों में भारत का अछूत वर्ग भी आता है, जिनका काम सड़कें साफ करना तथा गंदगी उठाना, खेतों में मजूर के रूप में काम करना, छोटी मोटी दस्तकारी करेगा तथा कल कारखानों में परिश्रम करना है। इन लोगों को मजदूरी अच्छी मिलेगी, रहने के लिए निवास स्थान भी मिल जाएंगे, किंतु इन्हें न तो प्रशासन तंत्र में और ना ही सैनिक शासन में दखल प्राप्त होगा। यह लोग आज है अर्थात जो धंधे आज करते हैं वही करते रहेंगे, किंतु इनकी आर्थिक दशा अब से अवश्य अच्छी हो जाएगी। इन श्रमिकों को अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलवाकर शासन या सेना में उच्चाधिकारी दिलाने की रुचि ही नहीं रहेगी। यह अपने भांति अपने बच्चों के हाथ में झाड़ू देकर कहेंगे कि जाओ सड़कों की गंदगी साफ करो, क्योंकि ऐसा करने से रोजगार तो मिल जाएगा किंतु सम्मान और शासन में समान अधिकार नहीं मिलेगा। जब कभी कोई व्यक्ति यह प्रश्न उठाएगा कि हमारे बच्चों को भी प्रशासन में अधिकार मिलने चाहिए, तो कम्युनिस्ट सरकार का उत्तर होगा कि हमारी दृष्टि में प्रशासनाधिकारी और सड़क साफ करने वाले मजदूर एक समान है। तुम्हें सड़कें साफ करने का पूरा अनुभव है, इसलिए तुम यह काम करो, और शासनाधिकारी में जिन लोगों का अनुभव है वे वही काम करें।
इसका परिणाम यह होगा कि आज का अछूत और पिछड़ा वर्ग समाज में तीसरे दर्जे पर ही रहेगा और वर्ण व्यवस्था के अनुयायी सवर्ण लोगों के हाथों में ही शासनाधिकार सत्ता बनी रहेगी। भले ही कम्युनिस्ट राज में इस तीसरी श्रेणी वालों से छुआछूत न रहे, किंतु इन्हें समाज की सीढ़ी में सबसे निचले डंडे पर ही रहना पड़ेगा और ऊपर वाले डंडे पुराने सवर्णों के कदमों के नीचे होंगे। गोया कि कम्युनिस्टों के राज में भले ही तुम्हारा अस्पृश्य न समझा जाए, किंतु तुम रहोगे सवर्णों के नीचे झाड़ू देने वाले ही। बाबा साहब ने अपने इस कथन की पुष्टि में तेलंगाना का उदाहरण दिया कि अछूत खेत मजदूरों ने तेलंगाना में बड़े बड़े जमींदारों की भूमि छीनने में साम्यवादियों का साथ मिलकर संघर्ष किया। उनमें से सैकड़ों व्यक्ति मर भी गए। जब जमीन के बंटवारे का समय आया तो ऊंची जाति के कम्युनिस्टों ने अछूतों को कहा कि तुम तो खेत मजूर हो, तुम जमीन लेकर क्या करोगे? जमीन तो उन लोगों को ही मिलेगी जो जमींदारी का काम करते हैं, अर्थात कम्मे, रेडी आदि जमींदार। तुम्हें खेत मजदूर में महंगा ताना मिल जाएगा। तुम्हारी मजूरी का दर हम दोगुना कर देंगे, किंतु तुम्हें जमीन का स्वामी नहीं बनाया जा सकता। क्या यही उदाहरण सारे भारत में कम्युनिस्ट राज स्थापित होने के चरितार्थ नहीं होगा? जरूर होगा। यह बाबा साहब आम्बेडकर कम्युनिस्टों के बारे में इतना सखोल में अभ्यासपूर्ण अपनी बात रखते हैं साथियों, और इतना पढ़ने पर जो लोग अपने आप को आम्बेडकरी समझते हैं लेकिन कम्युनिज्म के लिए कार्य करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की आंखें खोलने के लिए इतना जो बाबा साहब का लेख है ये पर्याप्त है। उन लोगों की आंख खोलने के लिए जो उदाहरण के साथ बाबा साहब ने पूर्ण अभ्यास के साथ जो बात रखी, शायद यही बात अन्ना भाऊ साठे के भी पढ़ने में आ गई हो या उनके ध्यान में आ गई हो, और इसीलिए फिर उन्होंने कम्युनिज्म छोड़ दिया और उसके बाद वे आम्बेडकरी विचारधारा को स्वीकार करके आम्बेडकरी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने लगे। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके बाद फिर उन्होंने फकीरा जो अपनी एक कादंबरी लिखी वो बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित की, और एक कविता भी बाबा साहब आम्बेडकर को के संदर्भ में और उनकी विचारधारा के संदर्भ में वे कहते हैं, जग बदल घालुनी घाव सांगून गेले मला भीमराव, गुलामगिरीच्या या चिखलात ऋतून बसला का एरावत, अंग झाडूनी निघ माहेरी घे बिनिदरती घाव, सांगून गेले मला भीमराव, ठरवून आम्हा हीन कलंकित, जन्मोजन्मी करुनी अंकित, जीने लावूनी वर अवमानित, निर्मुनी हा भेदभाव, जग बदल घालूनी घाव, सांगून गेले मला भीमराव, सांगून गेले मला भीमराव। इन शब्दों में अन्ना भाऊ साठे इन्होंने बाबा साहब के द्वारा बताए गए मार्ग की ओर चलने की अपील इस कविता के माध्यम से लोगों के सामने उन्होंने की है। साथियों, अन्ना भाऊ साठे ये जो पहले आर्थिक विषमता पर अपनी बात रखते हुए नजर आते थे, यहाँ वो धर्मांध, जात पात और ऊंच नीच की बात को वो प्रकट करते हुए दिख रहे हैं, और बाबा साहब की बात को वो बार बार कह रहे हैं कि बाबा साहब ने हमें इस तरह से कार्य करने के लिए कहा है। इस बात को हम लोगों ने समझना है, और ख़ास करके हमारे मातंग समाज के भाइयों ने, जिन्हें मांग भी कहा जाता है, तो इस समाज के भाइयों ने इस बात को समझना है, और वे इस बात को समझ रहे हैं, और अन्ना भाऊ के बताए हुए मार्ग पर यह समाज अब बाबा साहब आम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है और उस दिशा में चलने की कोशिश यह कर रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर के बाद इस मूवमेंट को जिस तरह से भारत में मान्यवर कांशीराम साहब ने फैलाया, फुले शाहू आम्बेडकर की विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाया, तो उन्होंने अन्ना भाऊ साठे के विचारों को भी, जो कि पूरी तरह से उस समय तक भुला दिए गए थे,
तो उनके विचारों को भी जनमानस तक पहुंचाने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। और जो उन्होंने एक प्रोग्राम ही चलाया था, कहीं हम भूल ना जाए, जिसमें वे अपने महापुरुषों के जयंती के उपलक्ष्य में उस महापुरुष का कार्य समाज को बताने का काम बड़े पैमाने पर करते थे। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने अन्नाभाऊ साठे का इतिहास भी ढूंढ कर निकाला। उनका कार्य, उनका लिखान यह समाज को प्रेरणादायी है, यह बात मान्यवर कांशीराम साहब ने हम लोगों को बताई। और इतना ही नहीं, तो मान्यवर कांशीराम साहब जो कि अन्नाभाऊ साठे काफ़ी गरीबी में जिए और काफ़ी गरीबी में उनका देहांत हुआ। 18 जुलाई सन 1969 में अन्नाभाऊ साठे इनका देहांत हुआ। तो वे काफ़ी गरीबी में उनका देहांत हुआ। और जब उनका देहांत हुआ उनकी उम्र सिर्फ 48 वर्ष थी। और इनके जो वंशज थे तो उनके भी काफ़ी बुरे हाल थे। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने उनके बेटे को बहुजन समाज पार्टी की ओर से घर भी बना कर दिया था और कुछ आर्थिक मदद उन्होंने उसके लिए की थी। यह भी हमारी जानकारी में है। हमारे कुछ सीनियर साथी मूवमेंट के हैं, उनसे इस बारे में हमें जानकारी मिली है। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने अन्नाभाऊ साठे को महापुरुषों की श्रेणी में लाकर समाज को उनका कार्य बताया, उनके कार्य से प्रेरणा लेने की अपील की। तो हम भी इस अवसर पर उनके शताब्दी जन्मोत्सव पर, जबकि इस साल 1 अगस्त 2020 को 100 वर्ष पूरे हो गए उनके जन्म को, तो शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत सारी, ढेर सारी हार्दिक बधाइयाँ देते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सही दिशा में काम करने की, बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की अपील करते हैं। इतनी ही बात आज के इस अवसर पर रखते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत। जग बदल घालूनी घाव सांगून गेले मला भीमराव। जग बदल घालूनी घाव सांगून गेले मला भीमराव। सांगून गेले मला भीमराव, सांगून गेले मला भीमराव। गुलामगिरीच्या या चिखलात ऋतून बसला काय रावत। ऋतून बसला काय रावत, ऋतून बसला काय रावत। अंग झाडून निघ बाहेरी, अंग झाडून निघ बाहेरी, घे